रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रोशनी उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक अजीब सी शांति फैला रही थी। तारीख थी 8 मार्च साल 2014। हर तरफ वही रूटीन भागदौड़। कोई किसी को गले लगा रहा था, कोई लहराते हुए अलविदा कह रहा था, तो कोई चुपचाप बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये रात वो रात बन जाएगी जिसकी चर्चा सालों तक होती रहेगी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH300 बीजिंग जाने के लिए लगभग तैयार थी। यह बोइंग 777-200ER विमान था, बेहद भरोसेमंद और सेफ माने जाने वाला। इस फ्लाइट में कुल 227 यात्री थे। कोई हनीमून से लौट रहा था, कोई काम के सिलसिले में सफर कर रहा था, और कुछ ऐसे थे जिनके बच्चे पहली बार जहाज की खिड़की से आसमान देखने वाले थे। हर चेहरा उम्मीद से भरा हुआ, हर दिल में एक मंजिल की तस्वीर। फ्लाइट में 10 क्रू मेंबर्स थे जो सालों की ट्रेनिंग और अनुभव के साथ मुस्कुराते हुए यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। लेकिन इस पूरी उड़ान की जिम्मेदारी 2 लोगों के कंधों पर थी, कैप्टन झरी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद। कैप्टन झरी 53 साल के थे। एविएशन उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, जुनून था। उन्होंने अपने घर में खुद का एक हाई एंड फ्लाइट सिमुलेटर बनाया हुआ था, जहां वो घंटों बैठकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते। पायलट्स की दुनिया में उनका नाम बेहद इज्जत से लिया जाता था। और उस रात उनके साथ कॉकपिट में थे फारिक, महज 27 साल के नौजवान, जिनकी ये फ्लाइट उनकी ट्रेनिंग की आखिरी उड़ान थी। दिल में कुछ घबराहट थी, लेकिन उससे ज्यादा था जोश। कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी होने वाली थी। उन्होंने कैप्टन की ओर मुस्कुराकर देखा। आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए सर, झरी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हमेशा की तरह। सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। सीट बेल्ट साइन ऑन हो चुका था। केबिन क्रू ने आखिरी बार यात्रियों को सुरक्षा निर्देश दिए और फिर टावर से क्लियरेंस मिलते ही रात के ठीक 12:42 पर MH370 ने रनवे से टेक ऑफ किया। हवाई जहाज ने शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ा और एक लंबी रात के साए में कहीं गुम हो गया। उड़ान का शुरुआती आधा घंटा जैसे किसी शांत सपने की तरह गुजरा। बोइंग अपने तय ऊंचाई पर स्थिर था और केबिन में माहौल बिल्कुल सहज। कुछ यात्री नींद की आगोश में जा चुके थे, कुछ अपनी स्क्रीन पर फिल्में देखने में मग्न थे, और कुछ अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए काले आसमान में बिखरे बादलों को देख रहे थे। जहाज अब मलेशिया के पूर्वी तट को पार कर चुका था और थाईलैंड की खाड़ी के ऊपर मंडरा रहा था, अपनी तय दिशा में दक्षिण चीन सागर की ओर। तारीख अभी भी 8 मार्च ही थी, लेकिन घड़ी रात के 1:08 दिखा रही थी। यहां से विमान को वियतनाम के हवाई क्षेत्र में दाखिल होना था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से यह एक सामान्य समय होता है जब एक देश का ATC विमान की जिम्मेदारी दूसरे देश को सौंप देता है। ठीक 1:19 पर कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कॉकपिट से रेडियो पर संपर्क किया। आवाज आई, मलेशियन 370 हो ची मिन्ह से 120.9 पर संपर्क करें, गुड नाइट। यह वाक्य दुनिया भर में हर रात सैकड़ों विमानों और ATC के बीच होने वाली एक आम बातचीत जैसा ही था। लेकिन उस रात, उस पल, यह आखिरी बातचीत साबित होने वाली थी। कॉकपिट से बेहद शांत और प्रोफेशनल आवाज में कैप्टन झरी अहमद शाह का जवाब आया, ठीक है, गुड नाइट, मलेशियन 370। एकदम सामान्य, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए था। पर इन शब्दों के बाद इस विमान ने कभी किसी से बात नहीं की। 2 मिनट बाद, यानी 1:21 पर सब कुछ बदल गया। रडार स्क्रीन पर MH300 सातलिंग को दर्शाने वाला वह छोटा हरा बिंदु अचानक झपका और गायब हो गया, ऐसे जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी ने सोचा होगा, शायद कोई तकनीकी खराबी है या फिर जहाज अब वियतनाम के हवाई क्षेत्र में पहुंच चुका है। उन्होंने ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई और जिम्मेदारी वियतनाम के हो ची मिन्ह कंट्रोल को सौंप दी। लेकिन उधर वियतनामी कंट्रोलर परेशान हो उठे।
370 को उनकी स्क्रीन पर अब तक दिखना चाहिए था, लेकिन वह कहीं नहीं था। उन्होंने तुरंत रेडियो पर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ एक भयानक खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। स्थिति को गंभीर होता देख उन्होंने पास ही से गुजर रहे एक अन्य विमान के पायलट से मदद मांगी। क्या आप MH300 से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं? अनुरोध किया गया। पायलट ने रेडियो ऑन किया, बार बार कॉल किया, लेकिन जवाब में सिर्फ कुछ अस्पष्ट टूटे फूटे संकेत मिले जो समझ से बाहर थे। किसी मशीन की बड़बड़ाहट सी आवाज, और बस। सबसे अजीब बात यह थी कि दो देशों के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, मलेशिया और वियतनाम के बीच उस रात एक ऐसी चुप्पी बनी रही जो एक डरावनी गलतफहमी में बदल गई। कुआलालंपुर को पूरा यकीन था कि फ्लाइट MH370 अब वियतनाम की निगरानी में है, और उधर वियतनाम सोच रहा था कि आखिर जहाज आया ही नहीं। दोनों तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ, और सबसे कीमती चीज वक्त धीरे धीरे हाथ से फिसलता चला गया। सामान्यतः अगर कोई विमान अपने तय समय पर संपर्क नहीं करता या रडार से गायब हो जाता है, तो 1 घंटे के भीतर अलर्ट जारी करके बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में हालात बिल्कुल अलग थे। विमान के लापता होने की औपचारिक घोषणा करने में 4 घंटे से भी ज्यादा लग गए। 4 घंटे जो किसी भी संभावित बचाव के लिए सबसे अहम हो सकते थे। लेकिन इस मामले में हालात बिल्कुल अलग थे। विमान के लापता होने की औपचारिक घोषणा करने में 4 घंटे से भी ज्यादा लग गए। 4 घंटे जो किसी भी संभावित बचाव के लिए सबसे अहम हो सकते थे। जब तक पूरी दुनिया को इस उड़ान के गुम हो जाने की खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह के 6:32 पर फ्लाइट के उतरने की उम्मीद थी। टर्मिनल पर खड़े लोग, जिनमें मां बाप, बच्चे, पत्नियां और दोस्त शामिल थे, एक एक पल गिन रहे थे। कुछ लोग फूल लिए खड़े थे, कुछ ने अपने कैमरे ऑन कर रखे थे, और कुछ बेचैनी से फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन को घूर रहे थे। पहले स्क्रीन पर डिलेड लिखा आया। किसी ने सोचा शायद मौसम की वजह से देर हो गई होगी, लेकिन फिर कुछ देर बाद वही शब्द बदलकर कैंसल्ड हो गया। तभी एयरलाइंस के कुछ अधिकारी आए, चेहरे गंभीर, आवाज थरथराती हुई, और उन्होंने धीरे से बताया, हमें खेद है, लेकिन फ्लाइट MH370 से संपर्क टूट गया है। हमें अब तक कोई जानकारी नहीं है कि वह विमान कहां है। उस एक वाक्य ने पूरे टर्मिनल को हिला दिया। एक पल में सब कुछ ठहर गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मां जमीन पर बैठ गई और बस यही कहती रही, मेरा बेटा, वो तो अभी कॉल करके कह रहा था कि खाना बहुत अच्छा था। लोगों के लिए यह मानना मुश्किल था कि इतना बड़ा और एडवांस्ड विमान, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है, वो बस यूं ही गायब हो सकता है। हवा में उड़ता हुआ जहाज अचानक ऐसे लापता कैसे हो सकता है? जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन सवाल हर तरफ गूंज रहे थे। इस हादसे के बाद आधुनिक विमानन इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान शुरू किया गया। शुरुआत में फोकस दक्षिण चीन सागर पर रहा, क्योंकि आखिरी सिग्नल वहीं से मिला था। 34 जहाज, 28 विमान और दर्जनों देशों की नौसेनाएं और एयरफोर्स एक साथ मिलकर समंदर के हर कोने की तलाशी लेने में जुट गईं। एक एक मील छाना जाने लगा। हर सिग्नल की जांच की गई। सैटेलाइट डेटा खंगाले गए। हर किसी को बस एक ही उम्मीद थी, कोई छोटा सा सुराग, एक मलबे का टुकड़ा, एक तेल की परत, या शायद कोई जीवन रक्षक जैकेट। कुछ तो जो यह साबित कर सके कि MH370 का अस्तित्व था और वो कहां गया। लेकिन समंदर खामोश रहा, जैसे उसने सब कुछ निगल लिया हो। न कोई टुकड़ा मिला, न कोई आवाज, न कोई जवाब। खोज अभियान के चौथे दिन, यानी 12 मार्च 2014 को इस रहस्य ने ऐसा रुख लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मलेशिया की सेना ने एक बयान जारी किया, और यह बयान किसी साधारण अपडेट जैसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खुलासा था जिसने मामले की दिशा ही बदल दी। उन्होंने बताया कि उनके मिलिट्री रडार्स ने, जो आम नागरिक रडार की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, MH370 को तब भी ट्रैक किया था
जब वह सिविल रडार से गायब हो चुका था। और ये जो उन्होंने बताया वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। दरअसल उस रात जब विमान दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी उसने एक तेज और अजीब मोड़ लिया, बिल्कुल उल्टी दिशा में, यानी वापस मलेशिया की ओर। यह कोई हल्का फुल्का बदलाव नहीं था, यह एक शार्प टर्न था जो सामान्य ऑटो पायलट प्रोग्राम में संभव नहीं। इसका मतलब साफ था, उस वक्त कॉकपिट में कोई इंसान मौजूद था जो विमान को मैन्युअली उड़ा रहा था। इसके बाद विमान ने मलेशिया और थाईलैंड की सीमाओं के बिल्कुल साथ साथ उड़ान भरी, मानो किसी ने जानबूझकर ऐसी राह चुनी हो ताकि दोनों देशों के रडार से बचा जा सके। फिर वह मलक्का जलडमरू मध्य से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ गया। आखिरी बार उसे रात के 2:22 पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास देखा गया। अब सोचिए, बीजिंग जाने वाली फ्लाइट जो उत्तर की दिशा में जा रही थी, वह एकदम उल्टी दिशा में यानी पश्चिम में हिंद महासागर की ओर क्यों जा रही थी? यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं लग रही थी। यह सुनते ही दुनिया भर की एजेंसियां अलर्ट हो गईं। अब यह सवाल नहीं था कि विमान कहां क्रैश हुआ, अब असली सवाल था विमान को कौन और क्यों ले गया। क्या यह हाईजैक था या फिर कोई सोची समझी साजिश? इस खुलासे के बाद खोज का पूरा नक्शा बदल दिया गया। अब फोकस दक्षिण चीन सागर से हटाकर हजारों किलोमीटर दूर अंडमान सागर और फिर उससे भी आगे हिंद महासागर के विशाल विस्तार पर शिफ्ट हो गया। पूरी दुनिया की निगाहें अब बस एक ही सवाल पर टिक गई थी, MH370 आखिर गया तो गया कहां? लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे रहस्यमय सुराग अभी सामने आना बाकी था। यह कोई रडार, एयरपोर्ट या कंट्रोल रूम से नहीं मिला, बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे एक सैटेलाइट ने वो संकेत पकड़ लिया जिसने इस रहस्य को एक नई दिशा दे दी। ब्रिटेन की सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट के इंजीनियरों ने कुछ बेहद अजीब नोटिस किया। दरअसल जब विमान का मुख्य कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया था, यानी वह कोई रेडियो, ट्रांसपॉन्डर या ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं भेज रहा था, तब भी उसका सैटेलाइट डेटा यूनिट SDU चुप नहीं था। वह अब भी हर घंटे पर एक छोटा सा पिंग भेज रहा था, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, मैं अब भी यहीं हूं। यह पिंग कोई टेक्स्ट, ऑडियो या लोकेशन नहीं भेज रहा था। यह बस एक ऑटोमेटिक डिजिटल हेलो था जो यह बता रहा था कि विमान का सिस्टम किसी रूप में चालू है। कुल 7 बार ऐसा पिंग भेजा गया और इन्हीं 7 संकेतों ने दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इनमारसैट की टीम ने इन्हें यूं ही जाने नहीं दिया। उन्होंने हर पिंग का गहराई से विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने सिग्नल को सैटेलाइट तक पहुंचने में लगने वाला समय, जिसे बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट कहा जाता है, और उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में होने वाले सूक्ष्म बदलावों यानी बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की गणना करना शुरू किया। यह किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा था, लेकिन यह असल जिंदगी थी। यह डेटा विश्लेषण एक तरह से डिजिटल जासूसी थी, जहां कोई क्लू नहीं था, पर फिर भी संकेतों से एक कहानी तैयार की जा रही थी। इस गहन गणना से 2 संभावित रास्ते सामने आए। एक रास्ता उत्तर की ओर जाता था, मध्य एशिया के कई देशों को पार करता हुआ। दूसरा रास्ता दक्षिण की ओर बढ़ता था, सीधे हिंद महासागर के उस हिस्से में जहां कोई पहुंचने की कल्पना भी नहीं करता। उत्तरी रास्ते को जल्द ही खारिज कर दिया गया, क्योंकि अगर विमान वहां गया होता तो उसे किसी न किसी देश के मिलिट्री रडार ने पकड़ लिया होता, पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए अब सारी नजरें उस रहस्यमय दक्षिणी रास्ते पर टिक गईं, एक ऐसा समुद्री इलाका जो जितना दूर उतना ही खतरनाक था। इन्हीं 7 पिंग्स में से आखिरी पिंग के आधार पर एक लंबा सा चाप बनाया गया, एक काल्पनिक रेखा जो यह दिखाती थी कि विमान आखिरी बार कहां हो सकता था। इस छाप को नाम दिया गया द 7th आर्क। यह आर्क ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से लगभग 2000 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में था, और वह जगह एकदम वीरान, सुनसान और खतरनाक समुद्र क्षेत्र था। वहां लहरें अक्सर 40 से 50 फीट तक ऊंची उठती हैं और मौसम पल पल में करवट बदलता है। इनमारसैट की टीम और सैकड़ों विशेषज्ञों ने एक ही अनुमान पर सहमति जताई कि विमान ने ईंधन खत्म होने तक उड़ान जारी रखी और फिर शायद उसी 7th आर्क के आसपास कहीं समुद्र में समा गया। पर सबूत
अब भी नदारद थे। MH370 के रहस्य को सुलझाने की कोशिशें तब भी थमी नहीं थी। अब शुरू हुआ खोज अभियान का दूसरा और सबसे मुश्किल दौर, जो सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की उस गहराई में उतरने वाला था जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। यह कोई मामूली खोज नहीं थी। यह मानो एक ऐसे देश के आकार के घने अंधेरे समुद्र में हजारों मीटर नीचे छुपी एक सुई की तलाश थी। अब हाईटेक तकनीक उतारी गई मैदान में अत्याधुनिक पनडुब्बियां, सोनार से लैस जहाज और बिना इंसानी मदद के काम करने वाले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स AUVs, इन सभी को उस अनजाने उबड़ खाबड़ समंदर की सतह से हजारों फीट नीचे भेजा गया। वो समुद्र जिसमें विशाल घाटियां, चट्टानों से भरे पहाड़ और ऐसी रहस्यमय खामोशी थी जो खुद किसी कहानी जैसी लगती थी। हफ्ते बीतते गए, फिर महीने और फिर साल। हर पल यही उम्मीद थी कि कोई छोटा सा सुराग मिल जाए, एक मलबे का टुकड़ा, कोई इंजन का हिस्सा या शायद विमान का ब्लैक बॉक्स। करीब $16 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जा चुके थे, लेकिन फिर भी हर सिग्नल, हर स्कैन, हर डाटा बस एक ही जवाब दे रहा था, कुछ नहीं मिला। जनवरी साल 2017 में 3 साल की थकाऊ, महंगी और मानसिक रूप से तोड़ देने वाली खोज के बाद मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने भारी मन से यह घोषणा की कि खोज को अब रोक दिया जाएगा। यह एक ऐसी घोषणा थी जिसमें थकावट, निराशा और एक अजीब सी हार का एहसास छुपा था। ऐसा लगने लगा था कि यह रहस्य शायद अब हमेशा के लिए हिंद महासागर की गहराइयों में दफन हो जाएगा। लेकिन तभी जैसे अंधेरे में अचानक एक टिमटिमाती रोशनी नजर आती है, उम्मीद की एक किरण उभरी। जुलाई साल 2015 में, यानी खोज रोके जाने से 1.5 साल पहले, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास स्थित रियूनियन आइलैंड पर एक आदमी को समुद्र किनारे कुछ अजीब बहता हुआ मिला। वह विमान का एक हिस्सा था, ऐसा हिस्सा जिसे फ्लैपरॉन कहा जाता है। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब जांच हुई और पुष्टि हुई कि यह हिस्सा उसी MH370 विमान का है, तो यह जैसे एक भूकंप जैसा झटका था। पहली बार किसी ने कुछ छुआ, महसूस किया, देखा, वह असली था। उस एक टुकड़े के मिलने के बाद मानो दरवाजा खुल गया। अगले कुछ महीनों और फिर सालों में मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और मॉरिशस जैसे तटों पर कुल 28 विमान के हिस्से मिले। इनमें से कुछ की पुष्टि हुई, कुछ संदिग्ध रहे, लेकिन समुद्री धाराओं के विश्लेषण, जिसे ड्रिफ्ट एनालिसिस कहते हैं, ने यह साबित कर दिया कि ये सारे टुकड़े उसी जगह से बहकर आए थे जहां इनमारसैट की गणनाओं ने आखिरी संकेत दिया था, दक्षिणी हिंद महासागर के उस सुनसान रहस्यमय हिस्से से। यह सब कुछ एक और इस बात की पुष्टि कर रहा था कि विमान सचमुच समंदर में गिरा था, और दूसरी ओर यह सवाल और गहरा कर रहा था कि आखिर वह वहां पहुंचा कैसे। MH370 के लापता होने के बाद जो कुछ सामने आया, उसने दुनिया को जवाब नहीं बल्कि और सवाल दे दिए। हर छोटा सुराग एक नई दिशा में इशारा करता था, और इन्हीं दिशाओं से कई ऐसे सिद्धांत पैदा हुए जो जितने रहस्यमय थे उतने ही डरावने भी। इनमें सबसे विवादास्पद और बेचैन कर देने वाली थ्योरी थी कि इस पूरे हादसे की जड़ खुद विमान के कप्तान झरी अहमद शाह थे। इस थ्योरी के अनुसार उस रात कॉकपिट में बैठा वह अनुभवी पायलट, जिसे लोग सम्मान से देखते थे, उसने जानबूझकर विमान की संचार प्रणालियों को बंद किया, फ्लाइट का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथों में लिया और सावधानी से एक तयशुदा रास्ते पर विमान को ले जाकर उसे हिंद महासागर की गहराइयों में गिरा दिया। यह थ्योरी MH370 को एक विमान दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी सामूहिक आत्महत्या और हत्या बताती है। इनमें सबसे विवादास्पद और बेचैन कर देने वाली थ्योरी थी कि इस पूरे हादसे की जड़ खुद विमान के कप्तान झरी अहमद शाह थे। इस थ्योरी के अनुसार उस रात कॉकपिट में बैठा वह अनुभवी पायलट, जिसे लोग सम्मान से देखते थे, उसने जानबूझकर विमान की संचार प्रणालियों को बंद किया, फ्लाइट का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथों में लिया और सावधानी से एक तयशुदा रास्ते पर विमान को ले जाकर उसे हिंद महासागर की गहराइयों में गिरा दिया। इस थ्योरी को समर्थन देने वाले कई बिंदु गिनाते हैं, जैसे विमान का बेहद सटीक मोड़ लेना,
दो देशों के रडार सिस्टम के बीच से चुपचाप निकल जाना, और वो तकनीकी कौशल जो किसी आम पायलट के बस की बात नहीं थी। जहरी अहमद शाह के पास उड़ान का 18,000 घंटे से भी अधिक अनुभव था। वो न सिर्फ पायलट थे बल्कि उड़ान को लेकर जुनूनी थे। FBI ने जब उनके घर पर मौजूद फ्लाइट सिम्युलेटर की जांच की तो उसमें से डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया गया, और उसमें एक फ्लाइट पाथ ऐसा मिला जो सीधा दक्षिणी हिंद महासागर की ओर जाता था, बिल्कुल उसी दिशा में जहां इनमारसैट के संकेत MH370 की आखिरी मौजूदगी बताते हैं। ये सब बातें एक खौफनाक तस्वीर पेश करती थी, लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ी कमी थी, मकसद। जहरी को जानने वाले हर इंसान ने इस विचार को नकार दिया। उनके दोस्तों, सहयोगियों और परिवार का कहना था कि वे एक शांत, विनम्र और बेहद संतुलित इंसान थे। न कोई पारिवारिक तनाव, न आर्थिक परेशानी, न ही मानसिक अस्थिरता के कोई संकेत। वे राजनीति और सामाजिक मुद्दों में रुचि जरूर रखते थे, लेकिन कभी कोई ऐसा व्यवहार नहीं दिखा जिससे लगे कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। जहरी ऐसा कर ही नहीं सकता, उनके एक करीबी दोस्त ने कहा था। वो उन लोगों में से था जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था, तो भला 238 लोगों की जान लेना, यह असंभव है। इसके बाद आई दूसरी बड़ी थ्योरी, अपहरण की। शुरुआती जांच में शक 2 ईरानी यात्रियों पर गया जो चोरी के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर विमान में सवार हुए थे। यह बात सामने आते ही मीडिया और जांच एजेंसियों में हलचल मच गई, लेकिन जब इंटरपोल और बाकी एजेंसियों ने गहन जांच की तो साफ हो गया कि वे दोनों युवक आतंकवादी नहीं थे। वे बस यूरोप में एक बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले शरणार्थी थे, जिनके इरादों में हिंसा नहीं बल्कि सिर्फ उम्मीद थी। और फिर कोई फिरौती की मांग नहीं आई। न किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, जो आमतौर पर इस तरह के मामलों में सबसे पहले होता है। कोई क्लेम, कोई बयान, कुछ भी नहीं। इन दोनों थ्योरीज ने जितना सवालों को जन्म दिया, उतना ही रहस्य को और गहरा कर दिया। MH370 को लेकर जो तीसरा और सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने वाला सिद्धांत है, वो जितना वैज्ञानिक है उतना ही डरावना भी। इसे घोस्ट फ्लाइट या हाइपोक्सिया थ्योरी कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी की स्थिति। इस थ्योरी के मुताबिक उड़ान के दौरान शायद विमान में कोई गंभीर तकनीकी गड़बड़ी हुई। संभव है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बे में आग लग गई हो या अचानक केबिन का दबाव गिर गया हो। ऐसी स्थिति में पायलटों की पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि वे विमान को निकटतम एयरपोर्ट की ओर मोड़ें, और शायद यही हुआ भी। लेकिन उससे पहले कि वे कोई इमरजेंसी कॉल भेज पाते या विमान को सुरक्षित स्थिति में ला पाते, कॉकपिट में धुआं भर गया हो या फिर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई हो कि पायलट और बाकी क्रू मेंबर बेहोश हो गए। अब आप सोचिए, एक ऐसा विमान जिसमें 239 जानें थीं और अब उसमें कोई भी होश में नहीं था। वो चुपचाप बिना किसी कंट्रोल के ऑटो पायलट मोड में दक्षिण दिशा की ओर उड़ता रहा, सीधी रेखा में कई घंटों तक, तब तक जब तक उसके टैंक का आखिरी कतरा ईंधन खत्म नहीं हो गया। और फिर बिना चेतावनी के वो विशाल बोइंग 777 नीचे की ओर एक जानलेवा गोता लगाता है और हिंद महासागर की बर्फीली, डरावनी गहराइयों में कहीं समा जाता है। इस थ्योरी की खासियत यह है कि यह विमान की रहस्यमय खामोशी और उसके सटीक, सीधे फ्लाइट पथ की पूरी तरह से व्याख्या करती है, और इसमें किसी मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता भी नहीं होती। साल 2018 में अमेरिकी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने एक नया प्रयास शुरू किया, नो फाइंड नो फी, यानी न खोज मिली तो कोई भुगतान नहीं की शर्त पर। इस बार उम्मीदें कुछ ज्यादा थीं, लेकिन महीनों तक समुद्र का कोना कोना छान मारने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वक्त बीतता गया, खोज थम गई और मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा नाम सामने आया जिसने इस रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। ब्रिटेन के एक सेवानिवृत्त एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे। उन्होंने एक नई और बेहद दिलचस्प तकनीक पेश की, WSPR यानी वीक सिग्नल प्रोपेगेशन रिपोर्टर।
ये तकनीक असल में उन रेडियो सिग्नलों से जुड़ी है जिन्हें दुनिया भर के शौकिया रेडियो ऑपरेटर अपने उपकरणों से भेजते हैं। जब कोई बड़ी वस्तु जैसे कोई विमान इन रेडियो तरंगों के बीच से गुजरती है तो उसमें एक सूक्ष्म सी गड़बड़ी होती है। गॉडफ्रे ने इन सिग्नलों का संग्रह किया गया डेटा उठाया और उस रात यानी 8 मार्च साल 2014 का विश्लेषण शुरू किया। हफ्तों की गणना और विश्लेषण के बाद उन्होंने दावा किया कि MH370 किस रूट पर गया इसे वे ट्रैक कर चुके हैं और यह रास्ता लगभग वैसा ही था जैसा इनमारसैट के आंकड़े पहले से दिखा रहे थे। फर्क बस इतना था कि उनका बताया हुआ अंतिम लोकेशन 7th आर्क के ठीक किनारे पर था, उस जगह पर जहां पहले की टीम्स बस कुछ मील दूर तक खोज कर रुकी थीं। और उस स्थान की विशेषता समुद्र की सतह के नीचे ज्वालामुखियों का जाल, गहरी खाइयां और एक ऐसा पेचीदा इलाका जो खोज को लगभग असंभव बना देता है। यह दावा एक नई उम्मीद की तरह था, एक ऐसा संकेत कि शायद MH370 अब भी वहां है, बस हमें थोड़ी और गहराई में देखने की जरूरत है। आज इस दर्दनाक हादसे को 1 दशक से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन MH370 की कहानी अब भी अधूरी है। यह घटना एक ऐसे युग में हुई जब इंसान मंगल पर पहुंचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अपने ही ग्रह की सतह पर उड़ते एक विमान का अता पता नहीं लगा सका। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता या एक रहस्य नहीं है, यह उस सच्चाई का आईना है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक के तमाम दावों के बावजूद हम अब भी कुछ रहस्यों के सामने लाचार हैं। 229 यात्रियों की याद में जल रही उम्मीद की लौ आज भी बुझी नहीं है। उनके परिवार आज भी हर बीते दिन के साथ यही प्रार्थना करते हैं, हमें बस सच जानना है, क्लोजर चाहिए। ना कोई साजिश, ना कोई बहाना, बस एक सच्चा जवाब जो उन्हें शांति दे सके। रिचर्ड गॉडफ्रे और कुछ अन्य विशेषज्ञों की नई खोजों ने एक धुंधली सी उम्मीद जरूर जगाई है कि शायद कभी ना कभी समुद्र अपनी चुप्पी तोड़ेगा और वो राज जो वर्षों से उसकी गहराइयों में छुपा है बाहर आ जाएगा। अगर आप भी इस रहस्य से जुड़ी हर परत को समझना चाहते हैं और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों में गहराई तक जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल रिवीलिंग आइज को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम सच्चाई की उस परत तक जाते हैं जहां आम कहानियां रुक जाती हैं